अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं जी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। देखने वाली सारी पब्लिक को सुबह बखैर, जुम्मा मुबारक। जी मुझे कहते हैं सुहा अफजल, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा साथी हरमीत हमारे साथ मौजूद है, मौसम के मज़े ले रहा है। अभी सुहा और मैं बैठ के बात कर रहे थे, हरमीत सुहा कह रही थी कि इस्लामाबाद का मौसम फिर बड़ा अच्छा हुआ, मुझे लगी हुई है हरमीत आपकी तो हाँ मौजें लगी हैं, मुझे लगी हुई है। हम गर्मी में भुन रहे हैं और लोड शेडिंग में और ज़रा भुन रहे हैं। प्लान करें हम भी इस्लामाबाद से शो कल का दिन जो था लाहौर में, क्या पाकिस्तान भर में इंतहाई शदीद गर्मी का था और उसके साथ लोड शेडिंग। और लाहौर में हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ तो 1 घंटे के बाद लाइट 1 घंटे के लिए जा रही थी। सर कोई एक तकलीफ हो, कोई एक दुख हो, एक गर्मी के अलावा ऊपर से कल जो मैंने स्टोरीज देखी है अरमीत इंस्टाग्राम पे, वो फल्ला लोगों ने तो इस्लामाबाद के मौसम को पता नहीं कहाँ तक पहुँचा दिया इंटरनेशनल लेवल पे कि इस्लामाबाद में मौसम बड़ा अच्छा है, लाहौर में बहुत गर्मी है। आपने मौसम कैसे एंजॉय किया? वैसे मौसम तो कल से हम जिस तरह रूसा फरमा भी रहे थे और स्टार्ट में भी कहा था कि आज कहीं ना कहीं बारिश होगी, तो बारिश का जो सिलसिला था वो तकरीबन 3 बजे 3:30 बजे इस्लामाबाद में तक शुरू हो चुका था और आंधी भी थी, उसके साथ हल्का हल्का हवाएं भी चल रही थी। लेकिन वो हवाएं जो थी ठंडी ठार हवाएं थी और शाम तक जो है वो मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था तकरीबन 7-8 बजे तक। तो उसके बाद सुबह जब तकरीबन सुबह 4 बजे से दोबारा फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अभी भी जब मैं आ रहा था ऑफिस की ओर तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला जारी था और बड़े मुश्किल से ऑफिस की तरफ अगर हम देखें तो जो बाइक पे लोग राइड करते हैं तो उनके लिए बड़ा आना बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये है कि मौसम बहुत ज्यादा खुशगवार हो गया है यहाँ के आसपास, हवाएं ठंडी हवाएं चल रही है, तो उससे ये जो कमी जो शिद्दत थी, आपने खुद ही कहा मैं भीग गया था और थोड़ा मसला खराब हो गया था, वो इसलिए कि आप गर्मी की बारिश है तो मेरे ख्याल से लोगों को एहतियात भी करनी चाहिए। हाँ ये बात आपकी दुरुस्त है। इससे कबल भी जब मैं था कोई मुझे पूरे दिन की शूट में मुझे बारिश का रोल करना था तो उससे भी मेरी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि पूरा दिन था उसमें। और अब जब इस बारिश में सुबह सवेरे में निकला वॉक की तरफ तो मुझे जब ऐसा फील हुआ कि भाई अब मामला ख़राब हो रहा है तो जल्दी वापस आ गया मैं। तो ये है कि आपकी बात दुरुस्त है कि गर्मियों की ज़्यादा बारिश जो है ज़्यादा खतरनाक भी होती है अगर आप ज़्यादा भीग जाएं तो। लेकिन हम भी देखिए अब्दुल रऊफ साहब, अब तो हम सब तो नहीं कह सकते लेकिन बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अब जाएंगे इस्लामाबाद। मौसम अच्छा है, सियासी गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतने में सियासी बारिश और इसके साथ साथ ये बारिश जो हो रही है ये बड़ी ज़रूरी है। टॉप स्टोरीज में सबसे पहली खबर हमारी यही है कि हम देखेंगे कि आज ऐलान करेगी PTI कि अब हम इनका हमेशा रिवायती अंदाज रहा है पावर शो करने का, जलसे करने का, तो आज एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो अनाउंस करेंगे बाकायदा तौर पर अब्दुल रऊफ साहब के कब आपने कॉल देनी है इस्लामाबाद। मुल्तान में आज जो जलसों का सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ है, आज उस सिलसिले का आखिरी जलसा है। लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले उन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च की मैं कॉल दूंगा। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने जो कल स्टेटमेंट दी उस हवाले से चेम गोइयाँ और ज़रा बढ़ गई हैं, जो उन्होंने कहा कि अवाम पे महंगाई का बोझ लादने से बेहतर है हुकूमत से अलग हो जाया जाए। ये बहुत ज़्यादा कि हुकूमत छोड़ दें, ये बहुत ज़्यादा मानी खेज हुआ है। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब करना है कौम से। मोस्ट प्रॉबेबली 2 चीज़ें, जिनमें से एक, बहुत से एनालिस्ट तो ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत छोड़ने की बजाय मुकाबला करेंगे, वो ये कहेंगे कि टफ़ डिसीजन ले लेते हैं। टफ़ डिसीजन में हम आपको बारहा बता चुके हैं कि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो तेल के नर्ख हैं उनको रिवाइज़ किया जाए, उनको बढ़ाया जाए और इसके साथ बिजली के नर्ख में भी इजाफ़ा किया जाए। ये 2 बड़ी कंडीशंस हैं जिसके ऊपर IMF के साथ हमारी डील अटकी हुई है। ये होगा तो शायद हमें एक बेल आउट पैकेज जो है वो मिलने की उम्मीद है, जिससे हमें ये पता चले कि कोई पैसे $1 अरब हमें उम्मीद है कि किस्त मिल सकती है। और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया या चाइना हो गया, उन्होंने भी अपनी कंडीशंस को इनके साथ मुंतलिक किया हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है कि ये होगा तो हम भी फिर आपकी मदद को आएंगे। इस वक्त मदद की बहुत शदीद ज़रूरत है। हम बारहा अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं कि पाकिस्तान एक ऐसे दुराहे पे खड़ा हुआ है जहाँ पे एक तरफ IMF की मुश्किलात हैं और दूसरी तरफ दिवालिया होने का डर है। इससे निकलने के लिए टफ़ कंडीशंस हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। जी हरमीत। हाँ बिल्कुल रऊफ साहब आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बयानात जो है बड़े अजीब किस्म के भी आ रहे हैं। कुछ एक हम देख रहे हैं कि शायद खाका नवासी साहब का पहला बयान वो भी इस किस्म का आया कि इलेक्शन की तरफ
चला जाए। और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो नून लीग है वो उस पर इत्तेहादियों का और ख़ासकर आसिफ अली जरदारी साहब का एक ऐसा दबाव बना हुआ है कि वो उसे समझ नहीं आ रही कि अब किस तरफ किस और चला जाए। लेकिन यहाँ पे मामलात बड़े अजीब व गरीब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि एक तो हमजा शहबाज के हवाले से चीज़ें आपके सामने आई, मुनव्वर अराकीन के हवाले से, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो परवेज़ इलाही का बयान है वो भी खासी अहमियत का हामिल है कि हमारे पास तो भाई चीमा साहब हैं और सालिक साहब हैं, तो अगर वो हट गए तो हुकूमत तो फिर बड़ी मुश्किल से टिक पाएगी। तो ये इस किस्म की सिचुएशन भी चल रही है। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि अब आज कौम से जो ये खिताब है ये कितना अहम होगा, क्योंकि जाहिर बात है कि बहुत सारे ऐसे फैसले लेने मुस्तकबिल के हवाले से, चाहे वो सख्त हो या इलेक्शन की ओर हो। तो आज देखना होगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो कौम से खिताब में क्या फरमाते हैं। लेकिन इस वक्त जो है नून लीग में भी एक ब्लॉक पाया जा रहा है कि उसमें एक तरफ का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन फौरी हल है, दूसरी जानिब से ये है कि सख्त फैसले किए जाएं, क्योंकि हमारे पास जो इत्तेहादी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जब तक 1.5 साल हम पूरे नहीं करते, अपना टेन्योर पूरा नहीं करते, तब तक हम उससे कबल हम इलेक्शन की ओर नहीं जा रहे। तो यहाँ पे एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि हर तरफ से जो है, चाहे वो इत्तेहादी हों या हुकूमत के जो लोग हैं, वो तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आते हैं। तो ये मामलात हैं रूस साहब, अब देखना ये कि ये मामलात किस ओर चले जाते हैं। लेकिन नून लीग बड़े मुश्किलात में फंसी हुई दिखाई दे रही है। तो होप फॉर गुड, देखिए क्या होता है। कतर में नेगोशिएशन चल रही है, IMF क्या टर्म्स एंड कंडीशन देती है, और डबल सेंचुरी भी कल के रोज़ जो है वो डॉलर ने पूरी कर ली है, इससे भी लोग शदीद परेशान हैं। सो लेट्स होप फॉर गुड। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अगर हम टॉप स्टोरीज को देखें तो सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ चल रही है। कोई किसी किस्म की प्रमोशन ट्रांसफ़र अब नहीं होगा। हमने देखा कल फैसला भी आया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस में तकर्रुर तबादले रोक दिए हैं। कल इस पर नोटिस लिया गया था और आज ये एक्शन हुआ है। इसके अलावा आज हम ये भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, अफसोसनाक खबर है और बड़ा कल अपसेट भी थी काफ़ी, और सोशल मीडिया पे भी लोग काफ़ी इस पर अपसेट थे। भारतीय अदालत ने यासिन मलिक को दहशतगर्दी फंडिंग केस में मुजरिम करार दे दिया है। फैसला भी आना है सज़ा का, और इस पर आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपने प्रोग्राम में। और इसके अलावा चूँकि गर्मी को हम शुरू में भी जिक्र करते हैं, दरमियान में भी, एंड में भी, तो हीट स्ट्रोक की हम बात करेंगे कि चरिंद परिंद से किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं, इस डेफिशिएंसी को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। मकबरा खालिद वलीद की खस्ता हाल ये इमारत जो है उसकी तामीर का काम होना ज़रूरी है। तामीर की मुंतज़री इमारत है, हमारे सारे कदीमा हैं, और इसको किस तरह से सेव किया जा सकता है, कुछ ख़ास रिपोर्ट्स बनाई हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा बड़ी अच्छी खबर ये है कि आपका दिल बड़ा होना चाहिए। घर बड़ा होने से, वसाइल होने से कुछ नहीं होता। स्कूल के बच्चों को मुफ्त सर्विस देने वाला रिक्शा ड्राइवर जिसका नाम अरब शाह है, उसको आज के प्रोग्राम में हम आपसे मिलवाएंगे और आप उनकी पूरी स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा एक आखिरी खबर से पहले वाली खबर से ये है कि हरासमेंट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जिसे डिक्लेयर किया गया है वो है व्हाट्सएप, और ऊपर से फिर 1 सेकंड वाला एक एलिमेंट आया है। ऊपर से व्हाट्सएप कोई ना कोई फीचर अनाउंस करता रहता है। तो कितनी परसेंटेज खवातीन की है, मर्दों की है, जिस तरह भी इनमें शामिल हैं जिनकी दरख्वास्तें आई हैं खासतौर पर व्हाट्सएप को लेके, इसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शहद की मक्खियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसमें कारकुन मक्खियाँ भी है और नखट्टू भी है। सर नखट्टुओं को भी डिस्कस करेंगे, आज आलमी दिन है इनका। हाँ जी, वो करते हैं। तो अब सबसे पहले चलते हैं डेली डोज की तरफ। हम डेली डोज की सबसे पहली स्टोरी हमारे पास, गूगल ने मुख्तलिफ ज़बानों में फौरी तर्जमा करने वाली ऐनक पेश कर दी। ये कमाल ऐनक है, इंटरेस्टिंग। हाँ, इंटरेस्टिंग है। कई ज़बानों में ये तर्जमा कर सकती है। ऐनक जो है इसको आप लगाएंगे, इसकी स्क्रीन के ऊपर तर्जमा होके आपको इस तरह से नजर आ जाएगा आप कि उसे आप रीड कर सकेंगे जो आपके ऐनक के आगे आ रहा होगा। ऐनक के आगे आ रहा होगा, आप उसको पढ़ सकेंगे फौरी तौर पे। इसमें 3 ज़बानें, यानी वो लोग जो जर्मनी जाने वाले हैं, जापान और रूस के बारे में भी अभी, हालांकि वहाँ पे मुखालफत बहुत ज़्यादा, लेकिन फ़िलहाल उसके हवाले से भी मतलब ये शायद ये कंट्री सर इसीलिए टॉप लिस्ट है। हरमीत, आपको क्या लगता है कि हमारे पास बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं, कुछ कौमें ऐसी हैं कि टस से मस नहीं होती अपनी ज़बान से, जो कि बड़ी अच्छी बात भी है। आई हैव विजिट टर्की थ्राइस इन 1 ईयर, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे पानी भी मांगना हो तो आपको उनकी ज़बान में मांगना है। आप मतलब वो अपनी ज़बान से नहीं हिलते, हालांकि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हर जगह इस्तेमाल होती है, लेकिन ये कुछ खास कंट्रीज़ को उन्होंने पहले टॉप लिस्ट रखा है क्योंकि अपनी ज़बान से नहीं हिलते। अच्छा, ये खासियत बहुत सारे कुछ ऐसे ममालिक हमने देखे हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और वो दूसरी ज़ुबान से वो बिल्कुल उसी में उनको अगर बोलना भी आए। बहुत सारे से हमारे चाइनीज़ दोस्त थे जिनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है अंग्रेज़ी भी आती थी, और बहुत सारे लोगों को
उर्दू बोलना भी आती थी, ये भी बता रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी चाइनीज़ को प्रीफर देते थे और अपनी ज़ुबान में ही बात करते थे। तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उनकी कोशिश होती कि जो दूसरे वाला है, क्योंकि ज़रूरत हमें है, तो फिर हम सीखने की ओर चले जाते हैं और हम फिर कोशिश करते थे कि इनकी जो पानी को क्या कहते हैं या दूसरी चीज़ को क्या, प्लेट को क्या कहते हैं, ऐसे किस्म की चीज़ों के नाम हम फिर सीख जाते थे। मजबूरी हमारी होती थी। तो आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारे ममालिक, लेकिन हाँ, अगर दुनिया के साथ इन टच में रहना है तो जाहिर बात है कि आपको जो दुनिया की भाषा है, जो दुनिया की लैंग्वेज है, उसको भी सीखना ज़रूरी है। क्योंकि जाहिर बात है कि बहुत सारे ममालिक में, बहुत सारी जगहों में ऐसा भी होता है कि आप जब चले जाते हैं तो वहाँ बड़ा मुश्किल होता है कि उनकी ज़ुबान को समझना, या वो जो बातें करते हैं। हमारे साथ तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जी। तो इंग्लिश वो वाहिद हाल है कि जिससे कहीं ना कहीं आपको सहारा मिल जाता है। हाँ, मैं आपको बताऊं, बाद ऐसे इलाके भी होते हैं, ऐसे मुल्क भी होते हैं जहाँ पे आपको आवाज़ों में थोड़ा सा ज़रा कम ज़्यादा आपके या कोई चीज़ हो जाए तो आपकी जो मतलब है वो बदल जाता है। मुझे याद है मैं वियतनाम में था और वहाँ पे चाय पीने को बहुत दिल चाह रहा था हमारा, चाय मिलती नहीं थी कहीं पे। अच्छा। तो एक जगह एक रोड साइड कैफ़े पे हमने चाय को, वो कोई ऑ करके आवाज़ आती थी, मतलब वो कहते थे तो अब ऑ में ज़रा थोड़ा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा फ़र्क आया तो उसका मतलब कुछ और हो जाता था। तो हमने 3 लोग थे, हमने जाके उनको कहा और थोड़ी देर बाद वो डिशों में खाना लेके आ गए। और डिश का नाम है वियतनाम में हाल ये है कि हर रेंगती चीज आप खा जाएं, कॉकरोच भी और पता नहीं क्या क्या। तो वो देख के हम तो भागे वहां से, पैसे देने पड़े हमें उनको, क्योंकि उन्होंने कहा जी आपने ऑर्डर किया तो था। खाने की आप बात कर रहे हैं, ऑर्डर की आप बात करते हैं। अगली खबर मैं आपको सुनाती हूँ जी। बच्चे रो रहे हैं, धो रहे हैं, मामा ने कोई मेकअप करना है, कोई फोन सुनना है, व्हाटएवर। हमारे पास आजकल हर चीज का सोल्यूशन एक है जी, बच्चे को पकड़ा दो मोबाइल, बच्चा मोबाइल में घुस गया और आप जो मर्जी करें। लेकिन यहाँ पर ये जो है ना, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। बच्चे को मोबाइल पकड़ाया अम्मा ने, कि अम्मा ने कोई काम करना होगा, कोई तैयारी करनी होगी। अब बच्चे ने 1 नहीं 2 नहीं 31 बर्गर का ऑर्डर दे दिया अभी मैकडॉनल्ड्स से। 31 बर्गर सर किसने खाए होंगे, क्या किया होगा, मार ही पड़ी होगी मुझे लगता है। ये देखिए बच्चा ऊपर से, अच्छा फिर उन्होंने डिलीवरी की भी घर में और बच्चे के आगे सारे बर्गर रख के। अच्छा देखिए ये एक अच्छा जेस्चर है। अब्दुर्रऊफ साहब और मीत ये देखिए ना, सेलिब्रेट कर रहे हैं वो उसको, ठीक है, डांटा नहीं होगा। मुझे लगता है कि बच्चे को डांट नहीं पड़ी होगी। क्या ख्याल है? हाँ, माँ जैसा हंस के वो सारी तस्वीरें बना रही है, कर रही है। हाँ, माँ जैसा से हंस के वो कर रही है। इसमें एक चीज़ खबर में मिसिंग है और वो ये है कि बच्चे का बाप किधर था। पॉइंट सर, पॉइंट है ना। पॉइंट टू बी नोटेड। मैं सिर्फ ये अमेरिका, पापा को पता नहीं होएगा ना बाजी। हाँ, मतलब ये है कि वो पता नहीं कहीं गया हुआ था, शायद फिर डांट पड़ जाए तो। हाँ, या अलहदगी हो गई है। लेकिन सर अब खबर पहुंच जाएगी, खबर भी पहुंच जाएगी, वहां भी चली होगी, यहाँ भी चली होगी। लेकिन बच्चे को देखिए ना, अब बच्चे ने तो बेदहानी में कर दिया। लेकिन देखें ये एक प्रॉब्लम भी है हमारे माशरे में कि वाकई हमारे पास हर चीज़ का सलूशन अब्दुर्रऊफ साहब यही है कि बच्चा कुछ भी कर रहा है आप उसे आज के दिन मोबाइल दे दें, और इससे बच्चों की जो आई साइड वीक होती है। ये तो चले एक ऑर्डर था जो कि 31 बर्गर्स का आ गया था, इसके अलावा बच्चों के ज़रा साइड इफेक्ट्स हैं, आफ्टर इफेक्ट्स हैं, इस पर भी प्रोग्राम में बहुत सारी बात की जा सकती है। हाँ, टॉपिक है पूरा। कम से कम हम तो अपने प्रोग्राम में जब आई स्पेशलिस्ट आएँ या कोई और आएँ, या जो सोशल साइकोलॉजी के हवाले से हो, कोई सोशल साइंसेस के हवाले से हो, तो हम ये पैगाम माँ बाप को दे रहे होते हैं, अपने बच्चे को शुरू से मोबाइल का आदी मत बनाएं। अपने आप को किसी काम में उलझा के आप ये मत करें कि बच्चे को मोबाइल दे के आप समझे मेरी जान छूट गई है। ये तो एक वाक़या है जहाँ पे हमने देखा कि बच्चे ने 31 बर्गर ऑर्डर कर दिए और माँ को $61 तकरीबन पे करने पड़ गए। अब $61 वैसे तो $61 को बहुत बड़ी रकम नहीं लगती, लेकिन अमेरिका में लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो हैं, ये मुझे पूरी उम्मीद है ये माँ का ताल्लुक अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से नहीं होगा। लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये बड़ी रकम बन जाती है, उनके लिए भी ये बोझ लगता है। तो आप उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे अभी सुहा कह रही थी आपकी आंखें बच्चे की ख़राब होगी, आपकी शख्सियत के ऊपर मनफी असरात पड़ेंगे, तो बच्चे को इस तरह से मोबाइल मत पकड़ाएं। स्क्रीन टाइम चेक नहीं करते ना हरमीत, स्क्रीन टाइम के हवाले से आपका क्या ख्याल है? चले उसने तो एक ऐप खोली और ऑर्डर कर दिया, लेकिन बच्चे क्या देख रहे हैं, उनकी अपब्रिंगिंग में क्या फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ से? हम क्या देखिए, बाद में जब बच्चा वॉयलेंट हो जाता है, वो किस किस्म का कंटेंट देख रहा है हमें नहीं पता। हम स्क्रीन टाइम को नोट ही नहीं करते, 2-2 घंटे बच्चा लेके फ़ोन बैठा रहता है, लेकिन माँ सुकून में आ जाती है। तो हमें ये नोटिस करना पड़ेगा कि स्क्रीन टाइम। बिल्कुल।
नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं और हम हमेशा इस प्रोग्राम में जो है जिक्र भी करते चले आते हैं कि भैया कोशिश करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ख़वातीन या बहुत सारे माँ बाप जो है वो जान छुड़ाने के लिए या कुछ ऐसे मजबूरियाँ भी होती हैं कि वो किसी और जगह बिजी होता है, तो उनको पता था कि भैया बच्चे को क्या करें, तो मोबाइल बड़ा आसान सा तरीका है, वही पकड़ा देते हैं। और बच्चे, आजकल के बच्चे जो हैं वो खाना भी, हम देखते हैं कि वो खाना भी अगर खा रहे हैं तो कहेंगे मोबाइल पकड़ाओ। ऐसे में कई सारे बच्चे जो हैं वो 2-2, 3-3 घंटे, अब आपकी बात भी दुरुस्त है कि पता नहीं वो कौन से कार्टून इस किस्म के की वीडियो भी आ जाती हैं। अब ज़्यादातर हम देखते हैं कि बच्चे फेसबुक की ओर भी चले जाते हैं, तो अच्छा, वहाँ पे आपको पता है जो है ना कि कुछ ऐसी वीडियोज आती हैं जो बच्चे, हाँ बच्चे आजकल के अमीर बच्चे हैं ही नहीं। अगली खबर भी हमारी बच्चों को लेके है। 11 साल बच्चा है जिसने मछली पकड़ी है और उसका वजन है 43 किलो, मतलब 1 मन से जायद वो उसका वजन है। और पिछला रिकॉर्ड जो अब्दुल रऊफ साहब वो ये था 46 किलो। बच्चे वाकई बच्चे नहीं रहे, बच्चे नहीं रहे। हमारी जनरेशन तो पता नहीं हमने छोटे छोटे काम किए, वही करके हम खुश हो जाते थे। गोला गंडा खा लिया और स्कूल चले गए, स्कूल के बाहर से हमने कुछ खा पी लिया, ये हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज थी। टाइप फोन था। ये देखिए पिक्चर भी हम दिखा रहे हैं आपको गुड मॉर्निंग पब्लिक की स्क्रीन पर। बच्चा बड़ा खुश है, बहुत छोटा लग रहा है सर, 11 साल से भी छोटा लग रहा है ना। ये बच्चा जो है बाप के साथ साथ ये बचपन से कहते हैं कि जाता था मछली के शिकार के लिए, इसको शौक था। और वो बच्चा खुद कहता है कि मैंने इतनी बड़ी मछली आज तक नहीं देखी। ये कार्प कुछ इसका नाम है मछली का, कॉमन कार्प नाम है इसका मछली का, जो इसने पकड़ी है। और ये 43 किलो 43 kg इसका वजन है। बच्चे ने जो मछली पकड़ी, किसी भी बच्चे ने, ये सबसे बड़ी मछली है। उससे पहले जो सोहा बता रही थी कि जो बड़े आदमी किसी ने पकड़ी वो 46 किलोग्राम की थी। करीब सर, छोटा बच्चा है वो तो, एक बाकायदा एक बड़ा आदमी होगा जिसने पकड़ा होगा, जो ट्रेंड होगा। ये बच्चा ट्रेन भी नहीं है, बस ऐसे शौक किया करता है। और देखिए इसने क्या रिकॉर्ड कायम किया है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है हमारी वो, हम तासुब पसंद हिंदू जो है और हिंदुस्तान के जो लोग हैं, एक ऐसा काम किया जिस पर हमें अफसोस है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर देखा जाए सर, कटास्ट्रा टेम्पल है और गंगाराम अस्पताल है, XYZ, बड़ी सारी ऐसी इमारतें हैं जो कि मंसूब हैं हिंदुओं से, लेकिन हम उनकी हिफाजत करते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। लेकिन वहाँ पर मौजूद औरंगजेब का मकबरा जो है, जुनूनी हिंदुओं ने उसे गिराने का, मिसमार करने का मुतालबा कर दिया सर। फॉर द टाइम बिंग उसे सिर्फ 5 दिन के लिए बंद किया गया। हाँ, मतलब वो उसकी वजह वो यही बता रहे हैं कि जी ये एक मुसलमान हुक्मरान ऐसा था जिसने तासुब बरता हिंदुओं के साथ, तो इस बुनियाद के ऊपर इस मकबरे को गिरा दिया जाए। अब महाराष्ट्र में ये मकबरा वो कहते हैं बनना ही नहीं चाहिए था, ये यहाँ पे क्यों मकबरा बना है, इसके ऊपर भी एतराज़ है। सर इतना ह्यूज, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा है, मतलब इसको अगर आप सारे कदीमा के तौर पर भी लें, उसको संभालें, रखें, उस दौर में सारे थे, लेकिन नहीं, बस ये जुनूनी हिंदू हैं जिनको बस इनके सर पे सवार हो जाता है। सर हमारे पास कितने सारे ऑप्शन हैं। हरमीत आप क्या कहेंगे? हमारे पास कटास्ट्रा टेम्पल है और लाहौर में बहुत सारी ऐसी इमारत हैं जो कि मंसूब हैं हिंदुओं से, हम उसे बाकायदा तौर पर हिफाजत भी करते हैं, फिर प्यार भी करते हैं, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है, इसका मतलब हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, जो कुछ एलिमेंट्स जो है, अब उसमें कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं वो एलिमेंट्स हमारे यहाँ मौजूद थे, लेकिन खुशकिस्मती से वो चीज़ें ख़त्म हो गई हमारे यहाँ। लेकिन अब हिंदुस्तान में मोदी सरकार जो है उसकी हुक्मरानी के बाद ये चीज़ों में ज़्यादा तेज़ी आई है। और अब ये तो आप एक ये इशू है, तो आगरे का इशू आपको मैं बताता चलूँ कि आगरा में जो ताजमहल है उसके हवाले से भी परसों जो है पूरी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी भारतीय सरकार की जानिब से, और वहाँ पे इंतहा पसंदों की जानिब से हमला इसलिए किया जा रहा था। वो ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पे भी जो है पहले इनका मंदिर था। इसके साथ साथ अब एक और इशू जो है वो चल रहा है एक मस्जिद की ओर, जहाँ पे एक ऐसा फुआरा जो वो बना हुआ है तो उससे मुंसलिक किया जा रहा है शिवलिंग के साथ। तो ये मसाइल कम होने के बजाय अब कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं, और मैं हैरान हूं कि अब मस्जिद में जो फुआरा बना है उसको शिवलिंग के साथ ऐड कर दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि अब इसको भी नुकसान पहुंचा दिया जाए। तो ये जनूनियत में कमी नहीं बल्कि दिन पर दिन तेजी आ रही है, और कोई जगह वो माफ नहीं कर रहे। जहां उनको चर्च मिले, गुरुद्वारा मिले या मस्जिद मिले, तो उसको किसी न किसी चीज़ के साथ मंसूब करके उसको ना नुकसान पहुंचाना अब उनका एक मिशन रहा है। और इसमें हुकूमत जो है, भारतीय हुकूमत भरपूर उसका साथ दे रही है। और अब आगरे के बाद अब औरंगजेब की जो मकबरा है, इसके साथ साथ ये मस्जिद है, फिर ताजमहल है, ये बहुत सारी चीज़ों को अब टारगेट बनाया गया है। और ख़ासकर जो स्ट्रीट है जो मुग़लों के नाम से है, जो मुसलमान हुक्मरानों के नाम से हैं,
तो उसको भी कहीं ना कहीं तब्दील करने की बात हो रही है, डिमांड की जा रही है, स्ट्राइक्स हो रही है। तो ये चीज़ें जो ये खबरें हर दिन जो है वो हमें वहाँ के भारतीय अखबारों में या सोशल मीडिया पे ये सारी तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन रोकथाम जो है इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हुकूमत बाकायदा इनको फंडिंग करती है और बाकायदा हुकूमत का ये अलग विंग है आरएसएस, और आरएसएस ही सपोर्ट करते हैं तमाम तर चीज़ों को। अच्छा सर, ये भी हो सकता है, मुझे लगता है कि वो उस जगह को गिरा के उस जगह की यूटिलाइजेशन को भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी होता है कि उस जगह को कहीं और किसी और तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंतहा पसंदों की जानिब से जब धमकियां दी गई तो फॉर द टाइम बीइंग सारे कदीमा ने अब ये इनिशिएटिव लिया कि 5 दिन के लिए चले हम इसको बंद कर देते हैं, बाद में हम इस पर फैसला लेंगे कि क्या करना है। बहरहाल एक्सट्रीमिस्ट है, इनका क्या किया जा सकता है। अमन पसंद हम है, हमारी कोशिश होती है जहाँ भी अमन फैला सके, खुशी फैला सके, हम उसमें हमेशा आगे रहते हैं। हम आगे मजीद खबरें भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अभी ब्रेक से पहले वापसी पे वेलकम करते हैं सबसे पहले तो। उसके बाद ये है कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इंडिया में एक बढ़ती तशद्दुद की लहर के हवाले से, आरएसएस की पॉलिसीज़ के हवाले से और शिद्दत पसंदी के हवाले से। हमने और हरमीत ने उस हवाले से मुख्तलिफ मिसालें दी किस तरीके से मकबरा औरंगज़ेब आलमगीर जो है उसको तोड़ फोड़ करने के प्लान बन रहे हैं, उसके कह रहे हैं कि रिप्लेस करना चाहिए, ये मकबरा यहाँ बनना ही नहीं चाहिए था, इसको रिमूव किया जाए। इस हवाले से हमने पहले देखा एक मस्जिद जिसका जिक्र किया हरमीत ने अपनी गुफ्तगू में, उसमें फव्वारा जो तालाब में जहाँ पे वज़ू किया जाता है उसमें तालाब था, उस हवाले से वहाँ पे कहा गया कि ये शिवलिंग है, इसको जी तोड़ना चाहिए मस्जिद को। तो हम इस वक्त बात करने जा रहे हैं यासीन मलिक के हवाले से, जिनके बारे में एक हम जानते हैं कि एक ज़माने से उनको वहाँ पे इंडिया की हुकूमत ने कैद किया हुआ है, तिहाड़ जेल में बंद हैं वो, और उनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात बनाए गए हैं। एक मुकदमा उनके ऊपर ये है कि ये जो टेररिस्ट की फंडिंग करते हैं, उस हवाले से उनको मुकदमे में उलझाया गया। और कल ये हुआ कि उनको मुजरिम करार दिया गया सर, मुजरिम करार दिया गया। लेकिन सज़ा का फैसला जो है सर वो 25 मई पे इन्होंने पेंडिंग कर दिया है। और सूरत हाल ऐसी है कि कुछ लोग हमारे साथ ऑन स्क्रीन ऐसे होते हैं, मिसाल मलिक साहिबा को देखें हम तो वो एक्टिव रहती हैं, उनकी जगह पर, अपने खावन की जगह पर हर जगह जाती हैं, कश्मीर के लिए बात करती हैं। अच्छा, हम अपने प्रोग्राम कर लिया सर, हमने बात कर ली, आपने उसको अपने तरीके से सेकंड कर लिया, लेकिन वो जिस किस्म की कुर्बानियाँ दे रही हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है। अब अगर हम यासीन मलिक की बात करें तो इस बात पर जब कल खबर आई तो मैंने सोशल मीडिया पर एक भौचाल देखा एक दफ़ा कि हर बंदा इस बात को सेकंड कर रहा था और बंदा ये बताना चाह रहा था कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो कि मुसलमानों के लिए वहाँ पर मौजूद, मकबूजा कश्मीर में मौजूद, और कश्मीर जो कि हिंदुओं के पास है वहाँ पर मौजूद हर मुसलमान, जवान, बच्चा, बीवी, हर औरत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और सर इतना स्प्रेस किया जा रहा है, अब देखना ये बाकी है कि 25 मई को सर फैसला क्या आता है। सर क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, क्या करेंगे एक्सट्रीमिस्ट लोग? पहले हरमीत की कमेंट ले लें मैं ख्याल में, उसके बाद आगे चलेंगे। यासीन मलिक के हवाले से, हरमीत और मिशाल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? रऊफ साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि यासीन मलिक साहब को पहले बाकायदा उसके कैरेक्टर के हवाले से बाकायदा एक मुहिम चलाई गई, किताबें लिखी गई, किताबों में उनको एक दहशतगर्द के तौर पर पेश किया गया। ये भारतीय जितनी भी किताबें आपने मिली, फिर उसके बाद हमने अपने परसों हमने एक फिल्म का जिक्र किया था कश्मीर फाइल के नाम से, तो उसमें भी जो है बाकायदा इनको इस किस्म का रोल प्ले करने की एक कोशिश वहाँ पे की गई और दिखाया गया उस रोल में कि कहीं ना कहीं यासीन मलिक साहब जो हमेशा, जिन्होंने पुरअमन तरीके से एहतजाज किया, जो हमेशा कश्मीरियों की आवाज़ बने, जिन्होंने हमेशा जुल्म और बर्बरीत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, जेलों में काफ़ी वक्त उन्होंने क़ैद काटी और उसके बाद उनको बेगुनाह तिहाड़ जेल में जो है वो कैद कर दिया गया। लेकिन अब आप देखें ना कि किस तरह दहशतगर्दी के इस झूठे से मुकदमे में उसको कहीं ना कहीं फंसा दिया गया और उसको जो दिल्ली की हाई कोर्ट है उसने फैसला भी उस पर सुना दिया। तो आप ये देखें कि वहाँ पे दीगर जो कश्मीर के रहनुमा हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो अब भी तिहाड़ जेल में कैद हैं और कई जो है वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है, वहाँ पे वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। लेकिन ऐसे में यासीन मलिक जो एक किरदार थे जिन पर कश्मीरियों की नज़रें थी, कहीं ना कहीं वो अलंबरदार माने जाते थे आज़ादी के, और जिस तरह उन्होंने कुर्बानियाँ दी, बेदरे कुर्बानी कश्मीरियों के लिए दी और तशद्दुद उन पर हमेशा हमने देखा है कि भारतीय अफवाज की जानिब से हमेशा उनको ही टारगेट किया गया
और आज हम देख रहे हैं कि वो यासीन मलिक साहब जो बहुत ही खामोश तबीयत के मालिक हैं और जिसके साथ जिसने बड़े आराम से जो हिंदुस्तान की जो जब हुक्म जारी हुआ कि आपको कैद की सज़ा सुना दी जा रही है उससे कबल वो कई बीमारियों में मुब्तला रहे, लेकिन वो जेल में रहे और उसने कोई इस तरह कोई जो है रिएक्शन जो है अपने वर्करों के थ्रू नहीं शो किया। और आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली की जानिब से, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जो अदालतें हैं वहाँ से जो अहकामात जारी होते हैं वो किसके कहने पे होते हैं वो सबको पता है। आपको बाबरी मस्जिद का भी आपको याद होगा कि 19 नवंबर 2019 को क्या हुआ जब हम करतारपुर साहब का गिफ्ट दे रहे थे और वहाँ से हमें क्या गिफ्ट मिला, राम मंदिर का जो इशू उसको बनाया गया था उसी को डिक्लेयर कर दिया गया। तो ऐसे कई सारे तनाज़ात हैं, ऐसे कई ऐसे फैसले आए हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जानिब से जहाँ पे हम देखते हैं। आपको याद होगा कर्नाटक में क्या हुआ, कर्नाटक में जो खवातीन है जिनको अपनी जिंदगी जैसे जीनी है उसको उनको हक है, लेकिन वहां पे भी फैसला मुसलमानों के खिलाफ आया। तो इसमें हम भारतीय जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है। जी हरमीत, थैंक यू, बहुत तफसील से हरमीत ने बात की है। और ये हम जानते हैं प्रोपेगेंडा की हद जहाँ पे यासीन मलिक के हवाले से है, प्रोपेगेंडा की इंतहा है। कश्मीर फाइल्स के नाम से पिछले दिनों एक फ़िल्म रिलीज़ की जिसमें यासीन मलिक का इंतहाई नेगेटिव रोल दिखाया गया। वहाँ पे प्रोपेगेंडा हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, उस सारे का रंग एक हो गया। बच्चों के कोर्सेज हों, स्कूल के असातिज़ा पढ़ाने वाले हों, उनको जो सिलेबस दिया जा रहा है वो पूरे का पूरा इस तरह का है कि इंतहा पसंदी की तरफ जाया जाए। बहरहाल हमारे साथ मिशाल मलिक इस वक्त मौजूद है, उनसे चल के बात करते हैं। जी आप शुरू करो। मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपके वक्त देने का बेहद शुक्रिया। पूरी कौम आपके साथ है और हर तरह से आपके साथ है। ये इंतहा पसंदी की एक और मिसाल जो कायम की है इन्होंने, हिंदुओं ने, इस तासुब को आप किस तरह से देखती हैं और 25 मई तक इस फैसले को पेंडिंग किया गया है, आप इस पर क्या कहेंगी? देखिए, ये तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल हो रही है वहाँ पे कि ना कोई गुनाह है ना कसूर है कश्मीरी कौम का। और हिंदुस्तान एक स्ट्रैटेजी के तहत जब उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया था, डीलिमिटेशन, डेमोग्राफी के चेंजेस, तो उन्होंने सबसे पहले इन सब एक्शन से पहले यासीन साहब को गिरफ्तार किया था। इससे चंद महीने पहले 22 फरवरी को 2019 को NIA के फेक टेररिज्म के दहशतगर्दी के चार्जेस लगा के एक पुरअमन सियासी तहरीक, हक़ खुद इरादियत की तहरीक चला रहे हैं यासीन साहब, जो हमारा बुनियादी बर्थ राइट है हर इंसान का दुनिया के अंदर, चाहे वो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स चार्टर हो, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ के पैरामीटर्स से देखें, चाहे वो जिनीवा कन्वेंशंस के तहत देखें, चाहे वो हम UN की करारदादों के मुताबिक देखें कि ये हमारा एक जेन्युइन एक बर्थ राइट है और उसी की सज़ा दी जा रही है। हिंदुस्तान चाह रहा है यासीन साहब के ख़िलाफ़ जो फैब्रिकेटेड और कॉन्कॉक्टेड केसेस हैं उनके तहत वो एक यूनिलैटरल डिसीजन ले रहा है उनको फांसी डराने के लिए, खुदा न खास्ता, या उम्र कैद या उनको कत्ल करने के लिए जेल के अंदर, क्योंकि उनके ऊपर बहुत से हमले भी हुए हैं, उनको टॉर्चर किया है जेल के अंदर और उनकी आज जो फुटेज आई है पहचाने नहीं जा रहे और उनको बहुत ज़्यादा उनकी वीक हेल्थ लगी है और वो उनका चला भी नहीं जा रहा जिस तरीके से उनको लेके जाया जा रहा है पकड़ के। मिशाल, ये फरमाइए, आपने इस हवाले से OIC या पाकिस्तानी गवर्नमेंट से किसी से रब्ता किया है, उनका क्या कहना है? बिल्कुल, ये तो मैं पिछले 3.5 सालों से कर रही हूँ यासीन साहब की रिहाई के लिए। पूरी दुनिया के अंदर जो भी, चाहे वो OIC हो, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ICRC, ह्यूमन राइट्स वॉच, चाहे UN ह्यूमन राइट्स कमीशन, इन सब के साथ मैं कॉरेस्पॉन्डेंस में हूँ। इनको मैं लेटर्स भेज रही हूँ और प्रोटेस्ट अपनी रिकॉर्ड करवा रही हूँ। और जो अनफेयर ट्रायल हो रहा है यासीन साहब का, जिसमें उनको मौका नहीं दिया जा रहा, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही कि वो अपनी तरफ से इसका जवाब दे सकें इन कार्रवाइयों का। पहले शुरू में उनके जो एक लॉयर रखे गए थे राजा तुफैल साहब, उनको मिस्टीरियसली ब्रेन हैमरेज हो गया। फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मैं अपना खुद केसेस लड़ूंगा और मैं खुद अब बोलूँगा, तो उनको बोलने का हक नहीं दिया गया। ये 2 साल पहले वो चले गए थे हंगर स्ट्राइक के ऊपर, ऑन टू डेथ। उन्होंने कहा था मैं मरने तक भूख हड़ताल करूंगा। फिर उनको रोका गया, उनको कन्विंस किया गया थ्रू मैसेजेस, उनको भिजवाए गए कि वो मत करें भूख हड़ताल, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, अभी दुनिया का फोकस उस पर वापस कश्मीर पर आएगा, आप थोड़ा इंतज़ार करें। मगर इन 2 सालों में जो उनकी ऑनलाइन हेयरिंग्स हुई उसके अंदर भी उनको जिस तरीके से उनको म्यूट कर दिया गया, हिंदुस्तान की जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने उनको चुप कर दिया गया, उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। आज भी
जो 2 साल के बाद उनकी फुटेज आई है उसके अंदर उनको हंड्रेड्स की तादाद में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने उनको घेराव में लिया हुआ है। जब उनको कोर्ट में प्रेजेंट किया गया वहाँ पे उनको बोलने नहीं दिया गया। जब वो बाहर निकले किसी ने उनसे पूछा, कुछ सवाल पूछा, कोई सहाफ़ियों ने कुछ उनको कहा, बीजेपी के लोगों ने कातिल कहा या उनको झूठा कहा, या मीडिया वालों ने कहा कि मलिक साहब बताएं आप कुछ, तो उन्होंने कहा मुझे इजाज़त नहीं दी गई है, आई एम नॉट परमिटेड टू स्पीक। जी ठीक है, हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है और हरमीत जो है वो उनसे यकीनन सवाल करना चाहते हैं। हरमीत जी जी जी, अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम देखते हैं कि भारत की जानिब से सेकुलर का राग जो अलापा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम बहुत सेकुलर मुल्क हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने मुखालिफिन को चुप कराने के लिए या तो वो उनका कत्ल करा देते हैं या उनको जेलों में ऐसे झूठे मुकदमात में वो फंसा देते हैं। आप समझती हैं कि हम यासीन मलिक के साथ जो हुआ तो आलमी इदारे बिल्कुल खामोश तमाशाई बने बैठे, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कोई इजाज़त नहीं दी गई, हमने बहुत कोशिश की, कभी भी हमें जवाब नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा जब मैंने कहा कि मैं अप्लाई करूंगी वीज़ा के लिए 2019 के अंदर मई के महीने के अंदर, तो तब मेरा नाम भी NIA की दहशतगर्दी के केस के अंदर डाल दिया गया और फिर मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई कि जब इसकी वाइफ अगर आएगी, अगर वीज़ा लगेगा इसका अपने खावंद को मिलने के लिए, तो हम इसको भी तिहाड़ जेल के अंदर बंद कर देंगे। तो इसलिए इन्होंने हर लिहाज से कोशिश की है कि यासीन साहब की सुनवाई भी ना हो, ना उनकी आवाज़ बाहर तक जाए, ना फैमिली से उनका कोई राब्ता हो और ना ही उनका कोई इलाज हो। ठीक है, आपकी आखिरी दफ़ा मुलाकात कब हुई थी मिसाल मलिक साहिबा? बीइंग अ वाइफ ऑफ यासीन मलिक, अगर रब्ता किया हो भारतीय हुकूमत में किसी ने आपके साथ? मोदी जो प्राइम मिनिस्टर पहली दफ़ा बने थे तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था उन 2-3 दिनों में दिल्ली के अंदर। बल्कि जिस तरह आज जो वीडियो फुटेज आई है, हंड्रेड्स की तादाद में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस उनके इर्द गिर्द घिराव था, इससे भी कहीं ज़्यादा घिराव इन्होंने हमारा किया हुआ था दिल्ली के अंदर, जहाँ पे हम ठहरे थे। मतलब हम कमरा भी लॉक नहीं कर सकते थे, ना बाथरूम का कोई लॉक था जिस घर में हम ठहरे थे, एक अपार्टमेंट में कश्मीरी के, क्योंकि हमें कहीं दिल्ली में ठहरने की इजाज़त नहीं दी गई। तो उन्होंने वो पूरा अपार्टमेंट जो वो पूरी बिल्डिंग जो थी वो हॉस्टेज कर दी। पूरी गली के अंदर आर्मी और पुलिस के लोग थे और हमारे बेडरूम के बाहर भी थे और हमें लॉक करने की इजाज़त नहीं थी। फिर हम जब मार्केट गए तो पूरी मार्केट सील कर दी गई थी। तो उसी वक्त यासीन साहब ने कह दिया था ये आपको और मुझे जो हमें ये बंद करने लगे हैं और इनके बहुत घिनौने जो हैं इनके अज़ाइम हैं। और उसी माहौल के अंदर 2-3 दफ़ा फ़्लाइट भी डिले हुई और जब मैं एरोप्लेन में बैठी तो इन्होंने जानबूझ के PIA की जो हमारी फ़्लाइट थी हिंदुस्तान की सरकार ने उसको वहीं पे ऑन था एरोप्लेन और करोड़ों में फ्यूल ज़ाया होता है उसके अंदर, और उन्होंने सारे पैसेंजर्स को तंग किया क्योंकि मैं भी उस में एरोप्लेन के अंदर थी और इन्होंने एरोप्लेन को टेक ऑफ करने की इजाज़त ही नहीं दी। काफ़ी घंटे हम सब वहाँ पे यरगमाल बने रहे। तो फिर वो बहुत दुखी थे, वो कह रहे थे कि अब जो जिस तरह की RSS की सरकार आ गई है तो हमें नहीं पता कि हम ये हमारी आखिरी मुलाकात है या हमारे साथ क्या होगा, या आप बस खैरियत से पहुँच जाएंगे या नहीं पहुँचेंगे, कुछ पता नहीं है। मिशाल, आप ये फरमाइए कि भारत के इस इक़दाम से तहरीक आज़ादी जो है कश्मीर की, उससे कोई धचका लगेगा या कोई नुकसान पहुंचेगा? देखिए, यासीन साहब का दूसरा नाम हक़ खुद इरादियत है, कश्मीर की आज़ादी है। कितने यासीन मलिक को ये कत्ल करेंगे, कितनों को शहीद करेंगे? क्या हम लोग वो देख लें, मकबूल भट्ट शहीद 1984 में उनको शहीद किया गया, फिर अफजल गुरु को फांसी दी गई, इन दोनों को, और फिर बहुत लाखों और भी जाने गई मासूमों की शहीद हुए, यूथ क्या। तो क्या तहरीक आज़ादी को हम क्रश कर सके? तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है कि ये समझते हैं कि इन एक्शन से ये हमारी तहरीक को दबा सकेंगे, बल्कि इसमें और भी ज़्यादा जो है हमारा जज्बा जो है बढ़ेगा। और हमारा यही गुनाह है, यही कसूर है कि हम आज़ादी चाहते हैं और उसकी जंग हम निहत्ते लड़ रहे हैं हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी के सामने। और अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म हर कश्मीरी करता रहेगा जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। ठीक है मिसाल मलिक साहिबा, ये कहिएगा, वैसे तो पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है, लेकिन एकदम जो उठाया गया है भारतीय हुकूमत की जानिब से, इस पाकिस्तान की हुकूमत से आप क्या मुतालबा करती हैं? बिल्कुल, इस बारे में हवाले बात करेंगे, इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन फिर कभी अभी तो हमें इजाज़त लेनी है एक ब्रेक के लिए, थोड़ी देर बाद ब्रेक पे जाएंगे। लेकिन ये बात है, जाते जाते कह दें कि यासीन मलिक को इंतहाई जुल्म और टॉर्चर का निशाना बनाया गया। यासीन मलिक पे एक ऐसा जुर्म थोप दिया गया जो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं।
इस हवाले से जितना भी कंडेम किया जाए भारतीय हुकूमत को उतना कम है। मैं ख्याल मैं भी चलता है ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, न्यूज़ ब्रेक होगी और उसके बाद आके हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकेंड आवर ऑफ द शो और आज वीक का चूँकि आखिरी शो है, जुम्मा है, तो आगाज़ में हमने आपसे कहा कि जुम्मा मुबारक, उठे टाइम से और जुम्मे का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। अगर एक दिन को सब दिन में अफजल दिन करार दिया गया तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहत हैं। सो लेट्स वेकअप, एक वेकअप कॉल थी। प्रोग्राम में अभी हम बात करेंगे कि हमने शुरू में आपको बताया था कोई प्रमोशन नहीं होगी और कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला अब्दुल रऊफ सुना दिया है कि सारी तकर्रो तबादले रोक दिए जाएंगे। उसके साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आज के दिन में दो ऐलानात मुतवक्के हैं। एक तो ऐलान ये हो सकता है जो इमरान खान मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए बताएंगे कि लॉन्ग मार्च कब करना है उन्होंने, और करना भी है कि नहीं करना। अभी वैसे वो तो पूरे डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं करना है, हुकूमत को प्रेशराइज करना है और वहाँ जाके बैठ जाना है और उस वक्त तक बैठे रहना है जब तक कि इंतखाब की डेट नहीं ले लेते इंतखाबात की। और दूसरा ऐलान जो मरियम नवाज़ की गुफ्तगू के हवाले से हमारे सामने आया और वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब शायद आज ऐलान करेंगे या तो एक सख्त डिसीजन लेने का फ़ैसला करेंगे और या ये कि वो ये कहेंगे कि हम हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं। दोनों में से कौन सी बात सही होती है, इस हवाले से बात करेंगे। मदर अब्बास साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मदर। जी माफ़ कीजिएगा, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो बड़ी मेहरबानी आपके वक्त के लिए। मदर ये फरमाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है एक हवाले से, मतलब बड़े फ़ैसले होने हैं। एक तरफ इमरान खान का फ़ैसला है लॉन्ग मार्च का, इस्लामाबाद पहुंचने का, वहाँ पहुंचने की कॉल देने के बाद वहाँ बैठने का, और दूसरी तरफ जो मरियम या PMLN के बाद लीडरों के हवाले से आ रहा है शहबाज शरीफ, आप आज क्या ऐलान कर सकते हैं? क्या हुकूमत में रहेंगे, हुकूमत से अलहदा होंगे? आपको क्या लगता है क्या होगा? शुक्रिया। एक तीसरा ऐलान भी है, वो इलेक्शन कमीशन का है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी है 25 मुनहरफीन का। जी जी बिल्कुल। तो उससे भी सूरत हाल में बहुत तब्दीली आएगी, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि हुकूमत के लिए इलेक्शन में जाना तो सुसाइडल होगा, इसलिए कि इस वक्त तो इमरान खान की पूरी कैंपेन चल रही है, पूरी कैंपेन उनकी बिल्डअप हो गई है। तो इमरान खान को तो इलेक्शन का ऐलान होता है तो इमरान खान के लिए तो विन विन सिचुएशन है। यानी दोनों सूरतों में वैसे तो विन विन सिचुएशन है, लेकिन दूसरी सूरत में अगर ये कुछ टफ मेजर्स ऐसे अडॉप्ट करते हैं, इकोनॉमिक मेजर जिसमें आप जो लग्जरी आइटम्स, जो इलीट्स को ज़्यादा अंडर टैक्सेशन लेकर आते हैं और लोगों पे प्रेशर कम डालते हैं, तो आप आज से 3 महीने या 6 महीने बाद असेस कर सकते हैं सिचुएशन में। अगर इम्प्रूवमेंट आती है तो आप रिलीफ भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप आज इलेक्शन कराएंगे तो फिर बहुत से सवाल आते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन वैसे ही ख़राब हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन वैसे ही ख़राब है, तो आप कहाँ खड़े हैं? तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल सिचुएशन में है गवर्नमेंट। बिल्कुल मुश्किल सिचुएशन में है, और उस हवाले से मतलब अगर देखा जाए इमरान खान का प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान आज कॉल दे सकते हैं आपके ख्याल के मुताबिक कि इस्लामाबाद पहुंचो, या वो भी कुछ इंतज़ार करेंगे फैसलों का, उसके बाद वो कॉल देंगे? नहीं, मेरा ख्याल है आज कॉल देंगे, लेकिन उसमें कुछ दिनों का, हफ्ते या 10 दिन का गैप ज़रूर रखेंगे मेरा नुक्ता नज़र से, क्योंकि उनकी जो कॉल है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, उनकी कॉल इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव के हवाले से है। तो वो अपना वो दबाव बरकरार रखना चाहते हैं। उनकी कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की जा रही हैं, कुछ नहीं की जा रही, क्योंकि गवर्नमेंट से तो उनकी बातचीत नहीं चल रही। बातचीत जहाँ भी चल रही है, जहाँ भी मैसेजिंग हो रही है, ये दबाव मैसेजिंग के ज़रिए है, और वो समझते हैं कि उनके दबाव का फ़ायदा हो रहा है, उन्हें अदलिया से जो है फैसले उनके हक़ में नज़र आते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए वो यकीनन आज कॉल ज़रूर देंगे। जी हरमीत। अच्छा मज़र साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि मुख्तलिफ जो हम देख रहे हैं कि उनका बयानिया बड़ा जो है वो दबाव का ही है और दबाव डालने की कोशिश तो हो रही है और फ़ायदा भी मिल रहा है कहीं ना कहीं। और कल हमने देखा कि मौलाना साहब ने जलसे में ये कहा कि अगर एग्जेक्टिव के फैसले अदालतों ने कर रहे हैं तो अदालत ही एग्जेक्टिव बन जाए। तो आप क्या कहेंगे इस पे कि अब तनकीद जो है यहाँ से हुकूमत की जानिब से भी अदालतों पे की जा रही है?
जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की जो पार्टीज हैं वो एक बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में उन्होंने अपने आप को लाके खड़ा कर दिया है। मैं तो शुरू से पहले दिन से कह रहा हूँ कि अदम एतमाद की तहरीक लाने से पहले ये सोचा ही नहीं गया कि सिचुएशन आगे कितनी ख़राब हो सकती है। ये नहीं सोचा गया कि वो सारा बर्डन जो इमरान खान के ऊपर था वो अब आपके ऊपर आ गया, और वो जो एक आपका पॉपुलैरिटी ग्राफ था, बाई इलेक्शन जीत रहे थे, लोकल बॉडीज इलेक्शन जीत रहे थे, वो सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो गई है। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि वो तीसरी मरतबा हुकूमत बनाएं। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो है नुकसान उठाएगी इलेक्शंस में। कराची में इमरान खान कम बैक कर रहा है। पीपल्स पार्टी सिंध में उसी सिचुएशन पर होगी। तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र किया है, और उनमें भी सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मेरा ख्याल है मुश्किल सिचुएशन में वो खुद शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ साहब जो जिनके बारे में ये तासुर ये पाया जाता था कि शहबाज शरीफ की स्पीडें देखने वाली होती हैं, और शहबाज शरीफ स्पीड के हवाले से मतलब वो कहते थे, वो मैं आज एक मीम देख रहा था, मजाक किसी ने किया हुआ था कि पहले दिन वजारत उज़्मा के वो 6 बजे उठ के पहुँच गए दफ्तर, उन्होंने ऑर्डर किए और उसके बाद से वो नज़र नहीं आ रहे, कहीं सो रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इतनी परेशानी है कि शहबाज शरीफ की स्पीड गायब हो गई है? देखिए, शहबाज शरीफ की एक चीज़ बहुत एक्सपोज हो गई है कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, और वो चाहे उसकी जो भी रीजन हो, उसकी रीज़न लंदन हो, उसकी रीज़न कोलिशन पार्टनर्स हो, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के तौर पे वो 10 या 12 पोर्टफोलियोज खुद रखा करते थे। वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बिल्कुल उसी तरह गलती की है कि आपको नाइट वॉचमैन भेजना चाहिए था इस इंटरम सेटअप के लिए। जो डिपेंडेबल बैट्समैन थे वो खुद आ गए बैटिंग करने, और अब वो मुश्किल सिचुएशन में फंस गए हैं अपने आप को। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ जो है इज़ द बिगेस्ट लूज़र इन दिस गेम, अनटिल अनलेस वो टफ मेजर्स करते हैं और इस तरह के इकदाम करते हैं कि आगे लोगों को रिलीफ मिल जाए तो अलग बात है, वरना मुझे शहबाज शरीफ जो है वो सबसे बड़े लूजर नजर आ रहे हैं। अच्छा साहब, ये कहिएगा कि इस पर आप क्या रिव्यू करेंगे तीनों फैसलों में जो हम तीनों ने डिस्कस किए हैं? उसमें एक फैसला ये भी है कि हाई प्रोफाइल केसेस में अब सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि कोई प्रमोशन और या कोई किसी किस्म की ट्रांसफर जो है वो नहीं होगी। वैसे बड़े फैसले तो शहबाज गवर्नमेंट ले नहीं रही, ये छोटे फैसले जो उन्होंने अपने टेन्योर में जल्द अज जल्द लेने थे उससे भी अब रोक दिया है, तो आप इस फैसले को कैसे रिव्यू करते हैं? देखिए, पहली चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले 2 फैसले हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं, इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है, चाहे वो 3-2 का फैसला हो या ये जो फैसला है। जिस तरह सुओ मोटो लिया गया उस तरह माजी में सुओ मोटो नहीं लिए गए कभी भी तारीख में। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी इतनी इन हेस्ट नज़र आती है कि अभी आप अपने काम करें, रिफॉर्म्स करें, आपको इस वक्त अफसरान को ट्रांसफ़र करने की उसकी क्या ज़रूरत थी? वो आपको पता था कि वो बर्डन आपके ऊपर आएगा। तो मेरा ख्याल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि वो एग्जीक्यूटिव की किस डोमेन में एंटर हो रहे हैं, उससे आगे चल के नुकसान होंगे। माजी में वैसे भी अदलिया का कोई हमारा बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस फैसले को अदलिया वकला के लेवल पर भी, सीनियर वकला के लेवल पे भी बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा करार दिया जा रहा है। ख़ासतौर पे एक जज के नोट पे अगर आप सुओ मोटो लेने लगें तो फिर बहुत से सवालात उठेंगे कि आपने माजी में, आज DGFIA का आप सवाल कर रहे हैं, माजी में जब DGFIA था तो उस पर सवाल नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, लेकिन गवर्नमेंट की अपनी गलतियां जो हैं उसको वो अपनी गलतियों से बरी ज़मा नहीं हो सकती। जी हरमीत। अच्छा मज़हर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि परवेज़ इलाही, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो हुकूमत तो प्रेशर में है, खान साहब का अलग सा प्रेशर है, मईशत की का बुरा हाल है, ऐसे में परवेज़ इलाही का कल सामने बयान आया हुआ है कि किसी भी वक्त जो है चौधरी सालिक और चीमा साहब जो है उनसे वो वापस आ सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि मामलात मज़ीद ख़राब होंगे अगर इस किस्म की सिचुएशन बन जाती है? और जरदारी साहब फिर उसके बाद पहुँचे भी हैं चौधरी बरादरान के पास, चौधरी शाह हुसैन के पास। एक वॉलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन है पंजाब की, ऐसी सियासी सूरत हाल पहले कभी देखने को नहीं मिली। ये तो हमने देखा था कि रातों रात वफादारियां तब्दील होते तो देखा है, लेकिन 1 महीने से पंजाब में एक ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल है कि पंजाब प्रैक्टिकली, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली पैरालाइज नज़र आता है। ये सिचुएशन, इसमें मेरे नुक्ता नज़र से तो बेहतर रास्ता ये है कि पंजाब असेंबली डिज़ोल्व करें। डिज़ोल्व कौन करे, ये भी एक सवाल है। गवर्नर का मसला खड़ा हुआ है, चीफ मिनिस्टर का मसला खड़ा हुआ है। तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सबसे बेहतर रास्ता मेरे नुक्ता नज़र से यही है कि पंजाब असेंबली डिज़ोल्व करें, आप पंजाब में इलेक्शन में जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी इस वक्त ये चाहते नहीं है।
तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशन में लाके हमें खड़ा कर दिया गया है, जिसकी जिम्मेदार मैं पहले ये कहूँगा कि अज़म एतमाद की तहरीक थी, जो गैर ज़रूरी तौर पे लाई गई। इस वक्त कोई टाइमिंग नहीं थी, सिर्फ इस खौफ में ले आई गई कि जी कल वो आपको जेलों में डाल देंगे और आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। आपने जद्दोजहद के रास्ते के बजाय आसान रास्ता चुना, जो अब एक मुश्किल से मुश्किल तर रास्ता होता जा रहा है। मतलब एक बार फिर से ज़ाती मुफाद हमने देखा, मुल्की मुफाद को मद्देनज़र हमने नहीं रखा। मज़हर अब्बास साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। और सर, सारी सूरत हाल पर सही कह रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा और एक दफ़ा सर चक्कर आ जाता है आपको, जो प्रोग्राम करें आप या लोगों को देखें या रिव्यूज़ को देखें। सो व्हाट्स गोइंग ऑन? बिल्कुल ठीक है, बहुत पेचीदा सूरत हाल है। इस पेचीदगी से अल्लाह करे कि हम निकले जल्द से जल्द, क्योंकि जितनी पेचीदगी हो रही है उतनी ज़्यादा अनसर्टनिटी बढ़ रही है और अनसर्टनिटी के नतीजे में मुआशी सूरत हाल जो है वो और ख़राब होती चली जा रही है। हमने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि इस पॉलिटिकल अनसर्टनिटी की वजह से हमारी स्टॉक मार्केट डूब रही है। उसके कल भी बहुत सारे पॉइंट्स गिरे नीचे और उसमें अरबों का नुकसान हो गया सरमायाकारों का। उसके नतीजे में डॉलर जो है वो 201 पे तकरीबन पहुंच गया हुआ है। थोड़ी सी रिकवरी हुई थी एक आध दिन पहले, लेकिन दोबारा डॉलर जो है वो प्राइस उसकी बढ़नी चली गई है, बढ़ती कुछ चली नहीं गई कर रही सर, मक्खियाँ मार रही है। मक्खियों वाला भी एक टॉपिक हमारे पास है, उसी पे हम चले आगे चले जाते हैं। हाँ। शहद की मक्खियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मैं सर से एक सवाल कर रही थी कि सर कोई काम नहीं कर रहा होता या फ्री बैठा होता तो हम कहते तो मक्खियाँ मार रहे हो, लेकिन ये शहद की मक्खियाँ जो हैं ये इटसेल्फ बड़ी प्रोडक्टिव हैं, क्योंकि ये बड़ा ऑर्गेनाइज सा इनका ख़ानदानी निज़ाम होता है और उसमें एक मल्लिका होती है जो कि प्रोडक्शन करती है, अंडे देती है और मज़ीद मक्खियों की अफजाइश होती है। फिर कुछ कारकुनान होते हैं जिनका काम होता है खाना इकट्ठा करना। लेकिन सर एक और किस्म भी होती है, उसे हम कहते हैं नखट्टू। ये ज़्यादातर पाकिस्तानी उसी टाइप के हरमीत, इस किस्म के बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो हमारे पास भी कसरत से है। अल्लाह माफ़ करे, मैं ऐसी मजाक में ये बात कह दी है। पाकिस्तानी बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, लेकिन सर देखिए काहिली सुस्ती है करने के लिए, लेकिन है ऐसे लोग भी काहिली मौजूद। सुस्ती है, हाँ, खानदान में भी होते हैं, हर घर में भी क्या होते ख्याल है हैं। आपका तीसरी किस्म के बारे में? हाँ, कहीं ना कहीं मौजूद होता है और मक्खियों में भी आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन मक्खियों की बात आपने की तो मुझे अपना वक्त याद आ गया। मेरे बड़े शहद जो है दरख्तों पर जिनके बहुत ज़्यादा कोशिश करता था और वहाँ से शहद इनका निकाल के खाने की कोशिश करता था, तो बहुत सारी मक्खियों ने मुझे बहुत काटा है, बहुत सजाएं दी है मुझे। लेकिन ये है कि आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं अच्छा, ये जो एक शहद इनके बारे में एक और चीज़ बड़ी मशहूर है, मेरे एक दोस्त हैं तो उनका शहद का फॉर्म है, वो ये है कि जब शहद वक्त पे ना निकाला जाए तो फिर इनकी एक पार्टी होती है और उस पार्टी में ये जो शहद है ये दोबारा खा जाते हैं। मैंने कहा भाई वाह, हम तो पार्टी अपनी बात कर रहे थे, इनकी भी पार्टी होती है, मलिका हाँ पार्टी हो रही है। भाई वाह, बड़ी मेहनती होती है ये मक्खियाँ सर, शहद की खास तौर पर। लेकिन सर खालिश शहद भी तो नहीं आजकल मिलता ना, मतलब बड़ा कम हमें, खास तौर पर बड़े शहरों में। हरमीत, आपका क्या ख्याल है? नापैद हो गया है, बड़े कम इस तरह की प्रोडक्शन होती है जिसमें हम देखते हैं कि खालिश शहद, और लोग बाज़-औक़ात बेच भी इसी नाम पर होते हैं कि खालिश शहद है, बट ऑल दो उस तरह से होता नहीं है। वैसे आपकी बात दुरुस्त है, बहुत सारे फॉर्म्स जो हैं जब से आए हुए हैं ना, तो उसमें हम देख रहे हैं कि कोशिश ही की जाती है कि उनके आसपास गुड़ या इस किस्म की चीज़ें रखी जाती है, तो वो जो है वो शायद जो है उस किस्म का मज़े का तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपको देहातों में जो चीज़ मिलती है वो काफ़ी, अब तो देहातों में भी बहुत सारी चीज़ों में मिक्स करके चीज़ें भेजी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है वो ओरिजिनल बड़े मुश्किल से मिल जाता है। और मुझे यहाँ पे एक हंसी आई इस बात पे कि बेचारे निकट्टू के साथ थोड़ी ज्यादती हो रही है कि सारी मेहनत करके उसको फिर आखिरकार निकाल दिया जाता है कि भैया निकलो आउट। तो ये थोड़ी सी ज्यादती है इसके साथ। बाकी ये बात आपकी दुरुस्त है कि खास मौसम होता है और उसमें जब ये निकल आते हैं तो मलिका के अहकामात के मुताबिक ये अपना जो है वो ठिकाने बदलते रहते हैं, कहीं एक ठिकाना कहीं दूसरा। अच्छा, और जहाँ पे इन्होंने पड़ाव डाल दिया तो फिर वही उनकी जगह हुई। जलाया भी जाता है ना, मतलब ऐसे वो होता है कि जलाना भी होता है, उसके बाद एक प्रोसीजर होता है। हाँ, वो धुआं छोड़ के, क्योंकि आप जब शहद निकालते हैं तो धुआं छोड़ के मक्खियों को भगाना होता है, क्योंकि जारी बातें काटते हैं, बहुत ज्यादा कमाल का काटते हैं। और मुझे याद है जब यहाँ जगह पूरा फुटबॉल मेरे चेहरे से बन गया था, तो ये शरारतें कभी इनको छेड़े ना करते हो तो बड़ा ख्याल ध्यान रखना पड़ता है। तो धुआं छोड़ के मक्खियाँ गायब हो जाती तो वहाँ से बड़ी आसानी से आप शहद जो है वो निकाल लेते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ इस हवाले से एक बात ये कहना चलूँ कि वो लोग जिनको मक्खियों के हवाले से शहद की और जानने की कोई तलाश हो, उसके बारे में जानना चाहें, वो इस हवाले से मोम की गलियाँ बानो कुतिया का एक अफसाना है, उसको ज़रूर पढ़ें। बहुत खूबसूरत अफसाना है और जितनी तफसील के साथ उसमें बयान किया गया है किस तरह से इनकी परवरिश होती है,
किस तरह से ये छतें बनाती हैं, किस तरह से चलती हैं, वो सारे का सारा एक भी मूवी भी देखना है चाहिए। तब्बू की, मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन की मूवी है मक्खी, मूवी बड़ी अच्छी है। हैव यू सीन दैट हरमीत? मक्खी वाली मूवी भी है, उसमें भी काफी मक्खी का काम दिखाया हुआ है कि इसको तंग करोगे ये आपको उतना तंग करेगी, जितना इसके पीछे भागोगे ये उतना आपके पीछे भागेगी। तो ये वही आप वाली बात के छेड़ना बना ट्रेलर है। वैसे मैंने देखा हुआ है मक्खी के हवाले से। चलते हैं मेरे ख्याल में एक ब्रेक की तरफ। जी जी बिल्कुल, लेकिन जी हरमीत ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमने हाँ अगले मैं वही टॉपिक पे कह रहा जाना हूँ है। मक्खी अब उसके बाद ही बात कर लेते हैं, ब्रेक के बाद ही हरमीत कर आप लेते ले हैं। लें आज ब्रेक, देखिए हम तो चलिए ब्रेक लेते हैं, आज आप ब्रेक लें और ब्रेक के बाद फिर हम दोबारा आते हैं। टेक अ ब्रेक। हाँ मैं ही लेता हूँ जी नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो सवानेज़े पे जो सूरज है शदीद गर्मी फेंक रहा है, लेकिन इस गर्मी में हम तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं अपना। भाई कभी एसी चला लिया, ज़्यादा फ्रेश हो गए, नॉर्दर्न एरियाज़ में चले गए, एक्सप्रेस बड़े सारे सोल्यूशन होते हैं हमारे पास। लेकिन ये गर्मी जितना इंसानों को मुतासर कर रही है उससे कई ज़्यादा चरिंद परिंद और हैवानात भी मुतासर हो रहे हैं। उनके लिए महकमे वाइल्ड लाइफ क्या कर रहा है, या आपको या मुझे ये स्क्रीन के उस तरफ जो लोग बैठे हैं भी हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, हम भी कुछ कर सकते हैं। इतनी शदीद गर्मी में छतों पर अगर हम खाना रखें या फिर अगर हम पानी रखें तो हम अपने एंड से थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। अब्दुल साहब, बड़ी अहम बात है कि हमें अपना कोई थोड़ा बहुत किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल, हमारी जो मेहमान है वो इस हवाले में और ज़्यादा तफसील से बताएंगी, लेकिन बात असल में ये है कि आप अपने इर्द गिर्द अगर माहौल में देखें, मैं जहाँ पे रहता हूँ मेरे पीछे दरख्त हैं घर के, एक खिड़की से परिंदे बहुत से नज़र आते हैं, और वो जिस वक्त आके बैठते हैं तो चोंचें उनकी खुली होती हैं और हाँफ रहे होते हैं, तो देख के बड़ा दिल ख़राब होता है। तो मतलब उसके लिए मैंने तो पानी का एक बना के रख दिया है टब सा, कि वो आएँ और उसमें पानी पी के वो अपनी प्यास बुझा सके, उस पर जमघटा लगा रहता है। तो इस हवाले से करें, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों ने और बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ शुरू की हैं और वो तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा पैदा कर दी हैं। और सर वो इंसानों को इतना मुतासर कर रही है, तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। सारा गंडापुर इनका नाम है, इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। वेलकम ऑन सेट। कैसी हैं आप सारा? बिल्कुल ठीक, गुड टू सी यू। और गर्मी बहुत ज़्यादा है और सुबह सुबह इतनी गर्मी हो जाती है, 7-8 बजे इतनी गर्मी हो जाती है, तो क्या करना चाहिए हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को ख़ास तौर पर, और किस तरह से हम अपने इन परिंदों को बचा सकते हैं जो कि बड़े नायाब हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि पब्लिक टीवी जो है वो हमेशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग को प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर हम आके लोगों के साथ बात कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, आप लोगों ने तो अपना एक शो कर लिया, लेकिन अपना मैसेज लोगों तक पहुँचाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू टू पब्लिक टीवी फॉर दैट। फिर जो आप लोग होस्ट हैं, आप लोग बड़ा अच्छा एक अहम किरदार अदा करते हैं। बिकॉज जैसे सर ने फरमाया कि उन्होंने देखा कि जी पीछे दरख्त थे, तो आपने वो बात सा बना दिया बर्ड्स के लिए। सो सिमिलरली हमारा भी एक किरदार है ताकि हम अपना जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है उसको कैसे पॉजिटिवली मैनेज करें। अच्छा, अब इसके लिए ये होता है क्योंकि अब तो ये मेरा 12th ईयर है एज एन एक्टिविस्ट, और हम सारे एनिमल राइट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट अफेक्ट्स एवरीबडी। अब देखें जी, इसके अंदर ये है कि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। गर्मी तो अपनी जगह है, लेकिन क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जब हम लोग एज ह्यूमंस, हम लोग जब मीट का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हम लोग ये नहीं देखते कि हम जो मीट खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है। yes. ये हम भूल जाते हैं कि एक गाय के ऊपर 10 गैलन पानी लगता है, सिर्फ एक गाय के ऊपर, वो पता नहीं कितने हज़ार गैलन लगता है उसके ऊपर पानी करके, ताकि वो फीड ले और फिर वो हम उसको कंज्यूम करें एज ह्यूमंस। तो ये, और जो फिर ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो उनके फाट वगैरह से आती है, बनती है, वो जो है वो अल्टीमेटली हमारी क्लाइमेट को किल कर रही है। सो एज आई थिंक एज हमारी ये सिविक ड्यूटी है एज ह्यूमन बीइंग्स कि हम एक तो अपनी मीट की इंटेक को कम करें। जब हम कम करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, जब डिमांड कम होगी तो जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो फार्म एनिमल्स हैं, उनकी प्रोडक्शन कम होने लग जाएगी। इसमें किसी का कोई खराबी नहीं होती, आपको कोई नहीं रोक रहा कि जी आप गोश्त खाना छोड़ दें। नो वन इज आस्किंग यू टू बिकम वीगन, बट दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी ऑल हैव टू टेक।
तो इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता। तो थैंक्स टू योर प्लेटफॉर्म कि आज हम बात तो करने आए थे कि गर्मी कैसे है, लेकिन ये सब एलिमेंट्स जो हैं ये हमारी क्लाइमेट को और ग्लोबल वार्मिंग के अंदर ये कंट्रीब्यूट करते अच्छा, हैं। बीइंग अ जर्नलिस्ट सारा आपने जी। बहुत सारा काम किया, इट्स बीन लाइक 12 इयर्स एज यू सेड, लेकिन Yes. अगर हम आपने टेक्निकल पॉइंट बताया कि ये वो चीज़ है जो कि इंसानों से या जानवरों से माहौल में आ रहा है, एक वो बिल्कुल। कुदरती चीज़ है जो कि आ रहा है। बिल्कुल। अब शदीद गर्मी है और इसकी वजह से ग्लेशियर जो कंपैरेटिवली जी, पहले से ज़्यादा melt जल्दी हो पिघल रहे रहे हैं। हाँ हैं जी, और फिर बिल्कुल। सैलाब का खतरा भी है। बिल्कुल। लेकिन हम इन चरिंद परिंदे की स्पेसिफिकली बात करें तो आपको क्या लगता है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, महकमे वाइल्ड लाइफ की बात कर लेते हैं, चिड़ियाघर की बात कर लेते हैं, बिल्कुल। ज़्यादा दूर नहीं जाते। अभी हम बल्कि यही बात कर रहे थे ब्रेक में। अब देखिए, जहाँ तक रह गई ये वाली बात जो आपने जैसे राइटली पॉइंट आउट किया, नाउ अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की। तो जो पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स हैं, एक्सेप्ट फॉर द फेडरल डिपार्टमेंट व्हिच इज बेस्ड इन इस्लामाबाद, आई थिंक नोबडी इज रियली डूइंग व्हाट दे शुड बी डूइंग। वो अपनी जितनी जिम्मेदारी है वो प्रॉपर नहीं निभा पा रहे। एक तो वो लोग बिल्कुल कोई कैंपेन्स नहीं करते। आप बाहर की कंट्रीज़ में देखते हैं, हम बाहर की कंट्रीज से इसलिए मुकाबला करते हैं क्योंकि जब आप देखते हैं कि हम लोग कैसे चीज़ें मीडिया आज अगर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें वेस्ट से उठाई हैं तो वो इसीलिए ना कि मीडिया ने हमें दिखा दिखा के हमें यूज टू किया, हमें उनके साथ अवेयरनेस आई। तो व्हाई कांट वी लर्न गुड थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट ऑल्सो? ठीक है, तो वहाँ पर आपकी सोशल मीडिया कैंपेन्स होती हैं, आपकी पब्लिक टीवी के ऊपर कैंपेन्स होती हैं जिसमें आप लोगों को एजुकेट करते हैं कि यार आपने गर्मी में परिंदों को कैसे हेल्प करनी है, आपने जानवरों को कैसे हेल्प करनी है, आपने क्लाइमेट को कैसे हेल्प करनी है। अच्छा, अब हम लोग पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, गाड़ियाँ धोने के लिए पाइप खुली होती है, हम लोग की कोई सोशल पानी का अवेयरनेस ज़िया नहीं करते है, हैं। बाथरूम में हम नहा रहे होते, शावर चल रहा होता है। सो अगर हमारी कैंपेन्स होंगी तो हम इस तरह लोगों को एजुकेट कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स अगर ज़्यादा एक्टिव होंगे, वो पैसे थोड़े लगाना शुरू करें इस चीज़ के ऊपर, अटेंशन दें, इसको इम्पोर्टेंस दें, तो हम लोगों के लिए एक चीज़ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ के क्या राइट्स हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ एनिमल्स हैं जिनकी वायलेशन हो रही है, बल्कि रेप ऑफ वायलेशन हो रही है ऑफ एनिमल्स की। आप देखें अक्सर सड़कों पे वाइल्ड लाइफ जो बर्ड्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो असूलन इलीगल है अगर कोई भी बर्ड कैचर ने उनको केज किया हुआ है या वो डब्बों में बंद किया होता है। बिल्कुल, वो और सदके के नाम पे होता है ना जी। कि जी आप लेकिन सर, डू यू नो दैट मुझे हमारे पैसे दें, और हालांकि उसको पकड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर सर, लेकिन अब एक्चुअली ये मैं इधर आज लोगों के साथ शेयर करूं कि अब जो हमारा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है पंजाब का, they have actually set up a law and they have actually set up helplines, ठीक है, जिसके ऊपर आप फ़ोन कर सकते हैं और आप वहाँ पे उनकी शिकायत लगा सकते हैं। और हम लोगों ने कई बार ये किया है, पहले हम लोगों ने किया, पहले हम लोगों से बातें सुनते थे, आज हमें लोग कॉल करते हैं और कहते हैं कि जी इस चौक के ऊपर बर्ड्स बिक रही हैं, किसी ने मंकी को पकड़ा हुआ है और गर्मी है। तो अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी की शिकायत दर्ज कराए। हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है। हरमीत, शहर में तो चीजें बहुत ज्यादा नापैद हो गई है, कुछ ऐसे चुनिंद परिंद है, व्हाइट कलर की बटरफ्लाई, डू यू रिमेंबर, होती थी, वो इतनी ज्यादा हम देखते थे, अब वो भी नहीं है। आप जिन इलाकों से हैं या इस्लामाबाद की अगर बात की जाए उससे आगे, तो वहाँ ज्यादा हमें ये चीजें देखने में मिलती हैं, शहर में तो बहुत कम हो गई हैं। आप क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, मैं तो अगर हम देखें, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बाहर की दुनिया में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और यहाँ पे बहुत सारा फ़र्क है, लेकिन अगर हम अपने यहाँ देखें तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल ने या हमारे हाँ जो अवेयरनेस है, जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं कि अवेयरनेस के लिए मीडिया, सोशल मीडिया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम आज अगर हम देखें, अगर चिड़िया लाहौर में या जिधर भी है तो जब पतंगबाजी का दौर होता है तो वहाँ पे धाती तारे इस्तेमाल किए जिसमें बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारे परिंदे जो है वो हलाक हो जाते हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो नुकसान कहीं ना कहीं हम इंसान जो है वो पहुंचा रहे हैं। इस अवेयरनेस के हवाले से क्या होना चाहिए? क्या आप नहीं समझती कि इसी चीज को भी स्कूल का हिस्सा होना चाहिए, कम से कम बच्चों में ये तरबियत होनी चाहिए कि आगे जानवरों को उसी तरह ख्याल रखा जाए? पतंगबाजी को देखें तो पतंगबाजी बहुत ज्यादा की जाती है, उसमें धाती डोर इस्तेमाल होती है, उससे बड़े आपके जो चरिंद परिंदे वो किल होते हैं। तो हमारी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई डिपार्टमेंट काम करे या नहीं करे, हमें करना चाहिए। देखिए अगेन अस्सलाम वालेकुम, उनको भी सलाम मेरी तरफ से। द थिंग इज के जैसे कि मैं ऑलरेडी हाईलाइट ये किया कि हमारी देखिए एक होती है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है डिपार्टमेंट की, एक होती है हमारी सिविक ड्यूटी एज सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, आपने भी तो पानी रखा, कई और लोग भी रखते हैं, तो अगर हम सब
इस तरह का काम करना शुरू कर दें कि ना सिर्फ लोग रखें बल्कि रेस्टोरेंट्स रखें, होटल्स रखें। आप इसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बना सकते हैं। बटरफ्लाइज की आपने बहुत अच्छी बात की। कुछ दिन पहले मेरे गार्डन में 6-7 बटरफ्लाइज आई तो मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा ये कहाँ से आई, सो हमने उसके लिए क्या किया है कि हमने अपने गार्डन में फ्लावर्स लगाए हैं, पानी रखा है और कुछ ऐसी चीज़ें हम करते रहते हैं कि जिसकी वजह से बर्ड्स और चीज़ें अब आनी स्टार्ट हो गई हैं। देखिए जब बर्ड्स आती हैं, बटरफ्लाइज आते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी सीड्स, उनकी ड्रॉपिंग्स गिरती रहती हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो है वो सब्ज़ा भी बढ़ता है और उनको भी फ़ायदा होता है, हमें भी फ़ायदा होता है। तौफीक पाशा साहब हैं कराची से, ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। वो काम करते हैं ऑर्गेनिक प्लांटेशन, फ्लावर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ पे। तो वो भी ही इज़ ऑफ द सेम आइडिया जो कि मेरा भी आइडिया था कि हम बटरफ्लाई कुकून्स जो होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करें। ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर काम होना चाहिए। सिंगापुर का आई बिलीव इज दे हैव द एयरपोर्ट जिधर लाइव बटरफ्लाइज होती हैं। मतलब हमारी कोई रिस्पांसिबिलिटी, हमारी अच्छा वैसे कहा जाता है कि हम हो सकता है कि लास्ट जनरेशन हो इन चीज़ों को सेव करने के लिए, आने वाली जनरेशन हमें ब्लेम करेगी कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो लेट्स सेव दीज थिंग्स फ्रॉम आवर साइड। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आज वीक का लास्ट प्रोग्राम है, आपसे अब मुलाकात होगी मंडे को। अब्दुल रऊफ साहब आप बाय बाय कर दें। बिल्कुल, मेरे ख्याल में आज तो खुदाफिज ही कहना चाहिए। और सुहा जो है उसे तो प्लान किए होंगे, पता नहीं इस्लामाबाद आने के लिए। मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद, आ रही हूँ मैं हरमीत इस्लामाबाद। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।